कहते हैं अगर आप बैंकिंग सेक्टर को समझ लें तो आप एक तरीके से इकोनॉमी को समझ लेते हैं, क्योंकि पैसा ही मूल है और इकोनॉमी पैसे से चलती है और पैसा है बैंक। तो बैंकों को कैसे समझा जाए, बैंक सेक्टर को कैसे समझा जाए, आज टीएनएस एजुकेशन सीरीज में हम इसी पे बातचीत करेंगे। आप लोगों की बहुत डिमांड थी कि एक सेक्टर पे हम लोग बातचीत करें कि उस सेक्टर को कैसे समझें, तो इसी पे आज हम लोग बैंकिंग सेक्टर को समझेंगे। मेरा नाम नीरज है और आप देख रहे हैं टीएनएस शो। चलिए शुरुआत करते हैं कि बैंकिंग सेक्टर क्या होता है, कैसे काम करता है और उसको अगर आप इक्विटी मार्केट में है तो कैसे ट्रैक करें। आज का विषय ये होगा। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि बैंक होते क्या है, बैंक क्या है। जब हम कहते हैं कि बैंक सेक्टर या बैंक का बिजनेस, फाइनेंशियल सेक्टर, तो करते क्या है, बैंक का बिजनेस मॉडल क्या है। बैंक की बिजनेस का मूल मंत्र है डिपॉजिट लेना और लोन देना। दो ही काम है उनके। जो आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं या बैंकों में पैसा जमा करते हैं, एक काम उनका वो है और दूसरा काम उनका है लोन देना। इनके बीच का जो अंतर है, यानी जब आप डिपॉजिट करने जाते हैं, एफडी करने जाते हैं तो आपको ब्याज मिलता है और जब आप लोन लेने जाते हैं तो आपसे ब्याज लिया जाता है। इन दोनों ब्याज का जो अंतर होता है, जिसको स्प्रेड बोलते हैं, वही बैंकों का मुनाफा है। और बस इतना छोटा सा काम है बैंकों का, डिपॉजिट लेना, लोन देना, ब्याज का जो अंतर है वो स्प्रेड, वही उनका मुनाफा है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन है। बाकी खर्चे वर्चे निकाल दिए जाते हैं। तो बैंकों का इतना छोटा सा मूल बिजनेस है। बहुत ही सिंपल तरीके से इसको समझिए कि बोरो एट लो रेट, लेंड एट हायर रेट। तो आपको पता ही होगा कि जब आप फिर एफडी करने जाते हैं तो 7% मैक्सिमम मिलता है, जब आप होम लोन लेते हैं तो 8.5% मिलता है। तो ये जो 1.5% का गैप है, वही बैंकों की कमाई है। तो सिंपल बिजनेस क्या करते हैं बैंक, वो आपने समझ लिया। स्लोली स्लोली हम सब कुछ समझेंगे और ये भी समझेंगे कि बैंकों को कैसे वैल्यू किया जाए, कैसे समझा जाए कि बैंक बहुत अच्छा है, कैसे समझा जाए कि बैंक कम अच्छा है। तो ये तो हमने समझ लिया कि बैंकों का मूल काम क्या है। अब कितने प्रकार के बैंक होते हैं, एक आप जगह तरह तरह के आपको बैंक दिखते हैं। तो एक तो होते हैं पीएसयू बैंक, जिनको हम लोग बोलते हैं। पीएसयू सेक्टर मतलब होता है पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, यानी जिनकी जो एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी और तरह तरीके के हैं सरकारी बैंक। दूसरे होते हैं प्राइवेट बैंक, जो जिनका सरकार की ओनरशिप नहीं होती है। तो उसमें जैसे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई, एक्सिस, इनकी ओनरशिप गवर्नमेंट की नहीं है, या तो किसी इंडिविजुअल की हो सकती है या किसी इंस्टीट्यूशन की हो सकती है, लेकिन सरकारी नहीं। तो ये प्राइवेट बैंक बोले जाते हैं। फिर एक नई कैटेगरी लगभग कुछ साल पहले या एक डेकेड पहले कह लीजिए इंट्रोड्यूस की गई थी, स्मॉल फाइनेंस बैंक। छोटे छोटे बैंक होते हैं, जैसे उज्जीवन है, इक्विटास है, ईसाफ है, बहुत सारे बैंक खुले हैं। पेमेंट बैंक भी होते हैं जिनका काम होता है सिर्फ पेमेंट एग्रीगेशन का काम, वो भी बहुत सारे बैंक है। लेकिन मूल रूप से दो बैंक हम लोग देखते हैं, एक प्राइवेट और सरकारी। फंक्शनैलिटी के हिसाब से अगर आप देखेंगे कैसे कैसे काम करते हैं, तो एक कमर्शियल बैंक होते हैं, कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, डेवलपमेंटल बैंक होते हैं, जैसे नाबार्ड है, सिडबी है, ये सारी चीजें। लेकिन हम लोग जो बात करने वाले हैं वो खास तौर पे मुख्य रूप से कमर्शियल बैंक, जिनकी हम बात आज कर रहे हैं, वो चाहे पीएसयू हो चाहे प्राइवेट हो, वो कमर्शियल बैंक है, जो मेन लाइन के बिजनेस वाले बैंक है। राइट। अब अंतर क्या है प्राइवेट और पीएसयू बैंक में, यदि सरकारी बैंक और प्राइवेट बैंक में क्या अंतर है, तो उसको क्लियरली समझते हैं। पहला फैक्टर ओनरशिप। तो पीएसयू बैंक में गवर्नमेंट की ओनरशिप होगी, प्राइवेट बैंक में प्राइवेट ओनरशिप होगी या किसी इंस्टीट्यूशन की होगी। एफिशिएंसी पीएसयू बैंक में कम होती है, प्राइवेट में ज्यादा होती है। क्यों? इसलिए कि सरकारी बैंकों के ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, बहुत सारे नियम कायदे, प्लस उसका मैनेजमेंट सरकार चला रही। तो फोन बैंकिंग आपने सुना होगा, फोन बैंकिंग है, या मंत्रालय को भी जवाब देना है, कोई नेताजी को भी जवाब देना, मतलब देर आर सो मेनी रिस्ट्रिक्शंस फॉर द पीएसयू बैंक। तो वो लोग इतना इंडिपेंडेंटली खुले तौर पे काम नहीं कर पाते, या कहें कि उनके पास रीजनेबल पावर नहीं होती कि अपने मन से वो कोई डिसाइड नहीं करते, वो नियम के बंधे हुए हैं, तो खुल के काम नहीं कर पाते।
लेकिन प्राइवेट बैंकों की एफिशिएंसी इसलिए ज्यादा होती है कि वो बहुत सारे डिसीजन क्विक ले लेते हैं, उसमें रेड टेपिज्म, लाल फीताशाही नहीं है, नौकरशाही नहीं है, जल्दी फैसले लेते हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। अभी बैंकों में क्या है, टेक्नोलॉजी का मामला होगा तो सरकारी बैंकों को तो बहुत 6 महीने 1 साल परमिशन में ही लग जाए, फाइल दबी रहती है, धूल खाती रहती है, लेकिन प्राइवेट में ये नहीं होता है। एनपीएस हमेशा सरकारी बैंकों के थोड़े ज्यादा मिलेंगे आपको, प्राइवेट के कम मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जो सरकारी बैंक लोन बांटते हैं उसमें किसानों को भी लोन बट रहा है, इंडिविजुअल को लोन बट रहा है, तो उनकी जो रिकवरी प्रोसेस है वो स्लो है, क्योंकि वो सरकारी बैंक है तो उनके एनपीएस हमेशा ज्यादा बढ़ते हैं और उनके ऊपर एक दबाव भी रहता है बहुत ज्यादा लेंडिंग करने का। लेकिन प्राइवेट बैंक जब तक ढंग की प्रोफाइल नहीं होगी तब तक वो लेंडिंग करेंगे नहीं, या उनको लग रहा है कि यहाँ पैसा डूब सकता है तो वो लेंडिंग नहीं करेंगे, तो इसलिए उनके एनपीए हमेशा आपको नीचे मिलेंगे, सरकारी बैंकों के ज्यादा मिलेंगे। अभी जब ये 10 साल 15 साल पहले की बात देखें, 2014 से पहले इतना भयंकर एनपीए था सरकारी बैंकों का कि उन्होंने हाईली अंडर परफॉर्म किया, लगभग 1 दशक तक अंडर परफॉर्म किया है। तो ये सरकारी बैंकों की एक दिक्कत होती है। ग्रोथ सरकारी की स्लो होगी, प्राइवेट की फास्टर, क्योंकि उनकी लोन देने की प्रक्रिया आसान है, क्विक है, उनके यहाँ हायर एंड फायर की पॉलिसी होती है, बहुत सारे सेल्स एजेंट होते हैं। सरकारी बैंकों में भी अब कल्चर चेंज हो रहा है, धीरे धीरे चीजें बदल रही हैं, लेकिन अभी भी आप एक फोन करिए तो प्राइवेट बैंक वाला तुरंत आपसे मिलने आ जाएगा, लेकिन सरकारी बैंक वाला नहीं आएगा। इवन जो मेरा प्राइवेट बैंक में खाता है वहां का बंदा हर 3 महीने बाद फोन करता है, आपसे मिलना है, क्यों मिलना है, मुझे कोई काम ही नहीं, नहीं सर ऐसे ही मिलना है, रिलेशनशिप मैनेजर आएगा चाय पी के जाएगा। लेकिन कभी किसी सरकारी बैंक का रिलेशनशिप मैनेजर आपके घर आया है? भले ही आप कितने बड़े शेयर होल्डर हो, वो सॉरी कितने बड़े आप वहां पे डिपॉजिट होल्डर हो, कभी नहीं आएगा। तो ये वर्क कल्चर का अंतर होता है, इसलिए उनकी ग्रोथ भी ज्यादा होती है। अब वो मान लीजिए मेरे पास कोई प्राइवेट वाला वो 10 स्कीम बता के गया, मन नहीं तब भी चलो चल ले लो थोड़ा सा, सरकारी वाला ये नहीं करता है, तो इसलिए ग्रोथ में फर्क आता है। टेक्नोलॉजी प्राइवेट में बहुत एडवांस होती है, क्योंकि सरकारी में बना था कि हिला हवाली पॉलिसी लेवल के इश्यूज होते हैं, तो वो अंतर होता है। वैल्यूएशन सरकारी की इसीलिए क्योंकि उनकी ग्रोथ कम है, टेक्नोलॉजी मॉडरेट है, एनपीएस हायर है, तो वैल्यूएशन चीप दिखेंगे आपको, बुक वैल्यू कम दिखेगी आपको, लेकिन सरकार प्राइवेट बैंक महंगे दिखेंगे आपको। बहुत अंतर होता है, मतलब अभी आगे हम लोग जब देखेंगे तो आप देखेंगे बुक वैल्यू और एनआईएम में इतना बड़ा डिफरेंस कैसे हो सकता है, जबकि दोनों सेम काम कर रहे हैं, लेकिन वर्क कल्चर की वजह से, तरीके की वजह से, हीला हवाली की वजह से बहुत बड़ा अंतर आ जाता है। अब हम समझते हैं कि कोर बिजनेस क्या है बैंकों का। कोर बिजनेस है एक्सेप्ट डिपॉजिट्स, गिव लोन्स, अर्न इंटरेस्ट स्प्रेड एंड प्रोवाइड सर्विसेज, फी बेस्ड काम भी करते हैं ये। क्या होता है भाई, रेवेन्यू स्ट्रीम कैसे बनती है बैंकों की? एक तो इंटरेस्ट इनकम है जो मेजर है, जो जो असली धंधा है इनका, मेन काम वो है कि लोन देना है, होम लोन देना, कॉर्पोरेट लोन देना, पर्सनल लोन, तरह तरह के जो लोन बांटते हैं उससे जो ब्याज आय इनको होती है डिफरेंशियल की वजह से, वो इनकी मेन कमाई है। फिर दूसरी होती है नॉन इंटरेस्ट इनकम, यानी मुख्य काम जो उनका है डिपॉजिट लेना, लोन देना, उसका अंतर कमाई, उसके अलावा क्या कमाई होती है, फी बेस्ड। कार्ड की फीस लेते हैं, एटीएम की फीस लेते हैं, प्रोसेसिंग फीस लेते हैं, अकाउंट मैनेजमेंट की फीस लेते हैं ना, मिनिमम बैलेंस वाली, तरह तरह की जो फीस इकट्ठा करते हैं, वो भी इनका एक रेवेन्यू स्ट्रीम है और वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। सारे बैंकों ने मिनिमम बैलेंस पे एक फीस लगा रखी, कितने दिन से कम होगा, एटीएम में 4 बार निकालोगे, 5 बार विड्रॉल करोगे, कैश जमा करोगे, तरह तरह की फीस मिलती है। होम लोन आप लेने जाते हैं तो प्रोसेसिंग फीस ले लेते हैं, या कई लोग कहते हैं अच्छा चलो होम प्रोसेसिंग फीस माफ कर देंगे, मतलब आपके ऊपर एहसान जताते हैं कि प्रोसेसिंग फीस नहीं लेंगे, आप हमारे यहाँ होम लोन लेंगे, लेकिन जनरली वो भी प्रोसेसिंग फीस लेते हैं। फिर बहुत सारे प्रोडक्ट बेचते हैं, उसमें भी इनका कमीशन होता है। तो जो अदर देन इंटरेस्ट इनकम है दैट इज फी बेस्ड इनकम। तो दो तरह की इनकी इनकम होती है। क्रेडिट प्रोफाइल क्या है इनकी? लोन्स गिवन बाय बैंक, मतलब इसमें प्रोफाइल में क्या जुड़ गया, रिस्क, कि बोरोअर जिसको आपने लोन दिया है वो डिफॉल्ट कर सकता है, क्योंकि लोन हमेशा फ्यूचरिस्टिक होता है। आपने किसी एक बहुत अच्छी क्रेडिट प्रोफाइल के व्यक्ति को, कंपनी को, संस्था को, इंस्टीट्यूशन को लोन दिया, तो आपने करंट उसकी बैलेंस शीट देखी और पीछे 4 5 10 साल के आईटीआर देखे कि उसने कितना कमाया, एवरेज उसका कितना आईटीआर फाइल होता है,
लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो अगले साल भी इतना ही अच्छा बिजनेस करेगा। ही कैन डिफॉल्ट एनी टाइम। तो फ्यूचर प्रोजेक्शन पे बिजनेस हो रहा है, इसलिए इनकी रिस्क प्रोफाइल बनती है बोरोवर डिफॉल्ट की, क्रेडिट प्रोफाइल की। डेबिट प्रोफाइल कैसे बनती है? डिपॉजिट्स टेकन बाय बैंक्स, आपने एफडी किया, हमने एफडी किया, कॉर्पोरेट ने एफडी किया, अब ये बन गई लाइबिलिटी कि आपने डिपॉजिट तो ले लिया, अब उसको ब्याज देना पड़ेगा। आपकी कमाई हो या ना हो, आपको डिपॉजिटर को ब्याज देना पड़ेगा और मैच्योरिटी पे ब्याज के साथ वापस करना पड़ेगा। तो ये इनकी डेबिट प्रोफाइल हो गई और क्रेडिट प्रोफाइल हो गई। ठीक है। नाउ एक टर्म आपने बहुत सुना होगा, ये जो बहुत सारे बैंकिंग सेक्टर में टर्म क्वाइन होते रहते हैं, कासा कासा कासा, बहुत लोग बोलते रहते हैं हर रिजल्ट किसी में, कासा कासा कितना है आपका। तो कासा का मतलब होता है करेंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। दो तरह के अकाउंट है, आपको मालूम है। करेंट अकाउंट ये होता है जो ज्यादातर व्यापारी ट्रांजेक्शन के लिए खोलते हैं, डेली जमा करो निकालो जमा करो, उसमें ब्याज नहीं मिलता। करेंट अकाउंट में ब्याज नहीं मिलता। सेविंग अकाउंट में 2%, 3%, 4% अलग अलग बैंक अपने अपने हिसाब से ब्याज देते हैं। इन दोनों को जब आप, चूंकि पैसा तो एंड ऑफ द डे बैंक पे जा ही रहा है ना, चाहे आप करेंट अकाउंट में जमा करें या सेविंग में जमा करें, पैसा बैंक के पास आ रहा है। तो इसको बोलते हैं कासा। लो कॉस्ट डिपॉजिट होती है। ठीक है, जो आप करेंट अकाउंट जा रहे हो तो लो कॉस्ट है, उसमें तो आपको खाली मेंटेनेंस खर्च आ रहा है। तो हायर कासा बेटर प्रॉफिटेबिलिटी, क्योंकि अगर मूल मंत्र क्या था कि सस्ता डिपॉजिट लो और महंगा लोन दो, तो आपका प्रॉफिट बनेगा ज्यादा। सस्ता डिपॉजिट कहां से मिलेगा? हायर कासा से, क्योंकि उसमें बहुत कम आपको ब्याज देना पड़ रहा है। अगर आप टर्म डिपॉजिट ज्यादा ले रहे हैं, यानी एफडी, होलसेल डिपॉजिट, तो आपकी कॉस्ट ऑफ फंड बढ़ गई। लेकिन कासा में करेंट अकाउंट में तो दे ही नहीं रहे, सेविंग में बहुत थोड़ा सा दे रहे हैं, तो कासा हायर है, इसका मतलब प्रॉफिटेबिलिटी आपकी बेटर होगी, आपके मार्जिन सिग्निफिकेंटली इंप्रूव होंगे। फिर एक टर्म आप सुनते होंगे एनआईआई, नेट इंटरेस्ट इनकम, यानी ब्याज से आपने कितना कमाया, एब्सोल्यूट प्रॉफिट फ्रॉम लेंडिंग। बैंक जो लोन देते हैं, किसी भी प्रकार का लोन देते हैं, उसके ब्याज से जो उनकी कमाई होती है उसको बोलते हैं नेट इंटरेस्ट इनकम। फिर नेट प्रॉफिट क्या होता है? एनआईए और नेट प्रॉफिट में क्या अंतर है? नेट प्रॉफिट आपका, जो आपने ब्याज से आय कमाई या फीस से आय कमाई, जो भी आपने इनकम किया, उसमें से बहुत सारे खर्चे निकाले जाएंगे। ऑपरेटिंग कॉस्ट होगी, सैलरीज हैं, टेक्नोलॉजी कॉस्ट है, रेंट है, और बहुत तरह के खर्चे होंगे, टैक्स भी भरेंगे, सो मेनी एक्सपेंसेस, वो निकाल दिए तो जो बचता है वो नेट प्रॉफिट होता है। फिर एक टर्म आपने सुना होगा एनपीए, एनपीए एनपीए सब नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ये क्या होता है? जब कोई लोन लिया जाता है और अगर वो 90 दिन तक अपनी ईएमआई मिस कर दे, यानी 3 महीने से उसने ईएमआई जमा नहीं की है, तो 91 डेज पे, यानी 91वें दिन उसको एनपीए मान लिया जाएगा। क्योंकि 3 महीने से आपकी ईएमआई नहीं गई है, तो एज पर आरबीआई टेक्निकल रूल, आफ्टर 90 डेज योर लोन विल बी डिमार्क्ड एज एनपीए। ठीक है, तो उसको बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ऐसा एसेट जो परफॉर्म नहीं कर रहा है, इसलिए उसका नाम नॉन परफॉर्मिंग एसेट। बैंकों का एसेट क्या है? जो आपने लोन दिया वही तो आपका एसेट है, तो वो परफॉर्म नहीं कर रहा है, उस पर ब्याज नहीं आ रहा है, उसकी ईएमआई नहीं आ रही है, वो नॉन परफॉर्मिंग हो गया। अब नॉन परफॉर्मिंग एसेट भी दो प्रकार के होते हैं, एक ग्रॉस एनपीए और एक नेट एनपीए। ग्रॉस एनपीए क्या है? टोटल जितना आपका एनपीए है वो ग्रॉस है। मान लीजिए आपकी लोन बुक 100 करोड़ की है और उसमें से 2 करोड़ रुपए आपके जिनकी ईएमआई नहीं आ रही है, तो 2 करोड़ हो गए आपके ग्रॉस एनपीए। नेट एनपीए क्या होगा कि अब बैंकों को चूंकि 2%, 2 करोड़ रुपए की ईएमआई नहीं आ रही, तो वो प्रोविजनिंग करते हैं कि आपका जो नुकसान हुआ उसका बैंक प्रोविजन करते हैं कि यानी इस अकाउंट को हम जीरो मान लें अगर, तो उसकी प्रोविजनिंग इतनी हमने कर दी है। उस प्रोविजनिंग को जब आप घटा देते हैं ग्रॉस से, तो आपका बनता है नेट एनपीए। उसको एनएनपीए भी कहीं कहीं लिखा पाएंगे, तो मतलब होता है नेट एनपीए। ठीक है, जिसमें से प्रोविजनिंग का पार्ट जोड़ लिया गया है, तो उसको बोलते हैं नेट। तो
अब एक्चुअल रिस्क प्रोफाइल प्रोविजंस कहां से बन रहे हैं? अगर लोअर एनपीए है मतलब बैंक थोड़ा ठीक है। लोअर एनपीए यानी लोन जो आपने बांट रखे हैं उसमें एसेट्स अच्छे हैं, कोई ईएमआई मिस नहीं हो रही, तो जितना कम एनपीए होगा उतनी अच्छी बैंक की बैलेंस शीट मानी जाएगी। एनआईएम क्या होता है? नेट इंटरेस्ट मार्जिन, प्रॉफिट फ्रॉम लेंडिंग। अब जो आपने लोन दिया है, राइट, उससे जो आपको इनकम हो रही ब्याज की, वो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है माइनसिंग डिपॉजिट। यानी आपने 8% पे डिपॉजिट लिया है और 12% पे लोन दिया है, 4% इज योर एनआईएम। हायर एनआईएम बेटर, जितना बड़ा एनआईएम होगा उतना अच्छा है। लेकिन यहाँ पे स्टार लगा लो आप, इसको एक्सप्लेन करेंगे कि हायर एनआईएम धीरे धीरे कम हो रहा है, क्यों कम हो रहा है इसको आगे बातचीत करेंगे। अब आपके आगे बैंक की जो एसेट्स और एसेट क्वालिटी क्या होती है, यानी जो एसेट्स जो आप लोन बांट रहे हैं वो क्या है। एसेट्स मतलब लोन्स गिवन, जो आपने लोन दिया वो आपका एसेट है। बैंकों का लोन मतलब बैंकों का एसेट। जैसे किसी मान लीजिए कोई फैक्ट्री लगी हुई है, तो फैक्ट्री के एसेट में बहुत सारी चीजें होती है, आपकी इन्वेंट्री है, आपकी मशीनें हैं, आपका जमीन है, तरह तरह की चीजें आपकी एसेट्स में आती हैं। उसमें फिनिश गुड्स भी आपके एसेट्स में आते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या एसेट है? पैसा। पैसा कौन सा? जो आपने लोन दिया है वही तो आपका एसेट है, तो वो एसेट हो गया। गुड क्वालिटी एसेट क्या होता है? रिटेल लोन। क्यों रिटेल लोन होता है? सेफ होता है। छोटा 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 जब आप लोन बांटते हैं तो उसके वापस आने की संभावना ज्यादा रहती है। रिटेल लोन हमेशा थोड़ा सेफ माना, सेफ की जगह सेफर वर्ड कह दीजिए, वो ज्यादा बेटर है कि वो सेफर है। और पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होता है, तरह तरह के आपने लोन बांट रखे हैं, ये लोन वो लोन अलग अलग, तो वो सेफ है। लेकिन बैड क्वालिटी में कहा होता है? कंसंट्रेटेड, कि आपने एक कंपनी को 20,000 करोड़ का लोन दे दिया। अब आपकी टोटल लोन बुक का 20% आपने उसको दे दिया, 20,000 करोड़। 1 लाख करोड़ की बुक है, 20,000 करोड़ आपने एक ही कंपनी को लोन दे दिया। बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज आते हैं, साहब 20,000 करोड़ का लोन चाहिए, 10,000 करोड़ लोन चाहिए, आपने उनको दे दिया। अब आपने एक ही कंपनी को इतना बड़ा लोन दे दिया तो लोन का कंसंट्रेशन हो गया, डाइवर्सिफिकेशन नहीं हुआ। तो वहां पे अगर एक्सपोजर ज्यादा है, आपका हायर कॉर्पोरेट एक्सपोजर है, तो वहां पे डिफॉल्ट का खतरा बहुत ज्यादा है। 10 लोगों के डिफॉल्ट होने और एक लोगों के डिफॉल्ट होने में एज पर प्रोबेबिलिटी साइंस ज्यादा हमेशा होगा। तो इसलिए बैड क्वालिटी के एसेट क्या होते हैं? जब आप बहुत ज्यादा बल्क लोनिंग करने लगते हैं, कॉर्पोरेट लोनिंग करने लगते हैं। टाइप ऑफ रिस्क, कितने तरीके के रिस्क होते हैं बैंकों के? क्रेडिट रिस्क है, डिफॉल्ट हो सकता है। लिक्विडिटी रिस्क है, पैसे कम बचे, आपने सब कुछ बांट दिया, अब आपके पास लिक्विडिटी नहीं, तो फर्दर आप लोन नहीं दे सकते और रिडेम्पशन प्रेशर आ गया, मान लीजिए विड्रॉल प्रेशर आ गया, बहुत सारे लोग निकालने लगे पैसे, तो आपको दिक्कत हो जाएगी। इंटरेस्ट रेट का रिस्क है कि अचानक से इंटरेस्ट रेट आरबीआई बढ़ा दे या घटा दे, जो रेपो रेट्स उनके होते हैं, तो वो भी एक रिस्क है। क्योंकि आप जब भी बुक अपनी बना रहे हैं तो उसमें एक बेंचमार्क लेके चल रहे हैं कि इतने परसेंट का इंटरेस्ट हमारा चल रहा है। लेकिन उसमें अगर ट्वीकिंग हो गई, ऊपर नीचे हो गया, तो वो भी एक रिस्क बनता है। ऑपरेशनल रिस्क, कोई कामकाजी गड़बड़ हो जाए, कोई दिक्कत हो जाए, कोई फ्रॉड हो जाए, जैसे अभी हाल फिलहाल के 1-2 बैंकों में आपने चंडीगढ़ या तमाम जगहों पे देखा है, एनीथिंग अनयूजुअल अदर देन बिजनेस जिसको ऑपरेशनल रिस्क मानते हैं, वो हो सकता है। तो बिगेस्ट रिस्क हमारा क्या है? क्रेडिट रिस्क। बैंकिंग सेक्टर का सबसे बड़ा रिस्क क्रेडिट का रिस्क है। जो आप लोन बांट रहे हैं, वो जो डिफॉल्ट हो सकता है, वो सबसे बड़ा लोन है, उसी से एनपीए क्रिएट होता है और बैलेंस शीट खराब होती है। इंटरेस्ट रेट रिस्क है, लेकिन मालूम होता है कि सब कैसे मालूम हो जाएगा आपको कि रिस्क है? देखिए, आपके बैंक में या पूरे सिस्टम में आपको मालूम है कितनी लिक्विडिटी है, उसी के अकॉर्डिंग आपको मालूम है कि इन्फ्लेशन कितना चल रहा है, तो आरबीआई के मूव को प्रिडिक्ट किया जा सकता है। लिक्विडिटी रिस्क को प्रिडिक्ट किया जा सकता है, ऑपरेशनल रिस्क को प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता और क्रेडिट रिस्क को प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन ऑपरेशनल रिस्क क्वांटम में उतने बड़े नहीं होते। जैसे एक विजय माल्या का, ये ऑपरेशनल रिस्क था लेकिन बहुत बड़ा था, तो ये वंस इन ए वाइल होता है। जबकि क्रेडिट रिस्क, आपने लाखों लोगों को लोन बांट रखा, कभी भी कोई भी डिफॉल्ट हो सकता है। तो बड़ा रिस्क क्या है? क्रेडिट रिस्क।
अब सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लेंडिंग क्या होती है ये भी आपने सुना होगा, दो टर्म हम अक्सर सुनते हैं। तो ये पूरे जो डिस्कशन हम आपके साथ कर रहे हैं बैंकिंग सेक्टर समझने के लिए, कि जब भी आप रिजल्ट आता हुआ देखते हैं ना, तो ये सारे फैक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए इसको ध्यान से समझिए। सिक्योर्ड लेंडिंग क्या होती है? ऐसा लोन जो बैंक जब देते हैं जिसके पीछे कोलेटरल होता है, हिंदी में कहें तो रेहन रखा होता है ना, आप कुछ गिरवी रखते हैं और फिर लोन लेते हैं। जैसे गोल्ड लोन आप लेने जाते हैं तो गोल्ड गिरवी रखते हैं और फिर लोन लेते हैं। तो जिसके पीछे रहन है, गिरवी है, उसको बोलते हैं सिक्योर्ड लेंडिंग। जैसे होम लोन, जब आपने होम लोन लिया तो आपके ओरिजिनल पेपर बैंक के पास रहते हैं जब तक वो लोन चलेगा, क्योंकि अगर डिफॉल्ट किया तो बैंक उस प्रॉपर्टी को जब्त करके बेच के अपना पैसा वसूल लेगा, राइट। इसीलिए बैंक कभी भी होम लोन 100% नहीं देता, मैक्सिमम 90% तक, स्टैंडर्ड प्रैक्टिस में 85% तक देता है। यानी जो कॉस्ट है बैंक की उस होम लोन की, यानी घर की कीमत जो होगी उसका 85% बैंक लोन देगा, 15% आप भरेंगे, जिसको मार्जिन मनी कहते हैं। कुछ कुछ बैंक अप टू 90 तक दे सकते हैं, अकॉर्डिंग टू योर क्रेडिट प्रोफाइल, योर एज, योर जॉब, ऑल दीज थिंग्स। लेकिन इनफैक्चुअली 85% मैक्स, और वो भी टेक होम सैलरी का मोर देन 50% नहीं होना चाहिए। तो वो लोन सिक्योर होता है क्योंकि उसके पीछे कोलेटरल है। नॉन कोलेटरल लोन, बांट दिया भैया, पीछे कुछ नहीं रखा हुआ है, क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, उसके पीछे कोई गिरवी, कोई रेहन नहीं है, ज्यादातर डूबने के खतरे वहां पे भी आते हैं। जैसे बहुत सारे सरकारी बैंकों ने तरह तरह की गवर्नमेंट स्कीम्स के लोन बांटते हैं, मुद्रा लोन, स्किल डेवलपमेंट का लोन। इन लोन के पीछे कोई क्रेडिट गारंटी नहीं है, कोलेटरल नहीं है। नाउ होलसेल डिपॉजिट का भी एक टर्म आप बहुत सुनते होंगे। लार्ज डिपॉजिट्स फ्रॉम इंस्टीट्यूशंस, एक्सपेंसिव और हायर इंटरेस्ट होता है। यानी जो बल्क में आपके पास डिपॉजिट आता है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन आए, 100 करोड़ की एफडी, 500 करोड़ की एफडी, तो वो लोग बार्गेन करते हैं क्योंकि बैंकों को पैसा चाहिए। बैंकों के लिए इनपुट क्या है, रॉ मटेरियल क्या है, पैसा। और पैसा कहाँ से आएगा? डिपॉजिट से। तो 10 लोगों से छोटे छोटे डिपॉजिट लेने से अच्छा है कि एक बड़ा डिपॉजिट ले लिया जाए। आप मान लीजिए 10 लोग गए और 1-1 लाख रुपए लेके, तो 10 लाख रुपए का डिपॉजिट किया। लेकिन एक कोई इंस्टीट्यूशन है, वो कह रहा है कि मैं 50 करोड़ की एफडी करना चाहता हूँ, तो वो बार्गेन करेगा, हायर इंटरेस्ट कॉस्ट पे रखेगा। वो क्यों सस्ते में रखेगा? क्योंकि कंपटीशन है, 10 बैंक है। तो होलसेल डिपॉजिट इज कॉस्टलियर, और टू मच रिलायंस ऑन इट, जो बैंक ज्यादा होलसेल डिपॉजिट लेने लगेगा तो वो एक बैड साइन है, क्योंकि आपकी कॉस्ट ऑफ फंड बढ़ गई, आपकी इनपुट कॉस्ट बढ़ गई, इसलिए उसको ध्यान रखना चाहिए। अब चलिए शॉर्ट एनालिसिस कर लेते हैं। अभी तक हमने बेसिक समझ लिया, अब शॉर्ट एनालिसिस करते हैं। आप चिंता मत करिए, आगे हम आपको जो टॉप बैंक्स हैं उनका कंपैरिजन भी दिखाएंगे, तो उसको और क्लियरिटी से आप समझेंगे। शॉर्ट एनालिसिस क्या होता है? जो फाइनेंस के लोग वो समझते होंगे कि ये 4 वर्ड होते हैं, SWOT, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। ये एक फाइनेंस का टर्म है, इसमें किसी भी चीज का शॉर्ट एनालिसिस किया जाता है। तो चलिए देखते हैं बैंकों का स्ट्रेंथ क्या होता है। स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन बाय RBI। भारत में ये बात बहुत मतलब सिद्ध बात है ये, कि भारत का जो सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, काफी सख्त है। मतलब भारत में जो रेगुलेशंस RBI रखता है, स्ट्रिक्ट रहता है, वो हमारे लिए एक स्ट्रेंथ है बैंकिंग सिस्टम की। कभी भी कोई बड़ा बैंक या कोई छोटा बैंक भी दिक्कत में आता है तो इमीडिएटली RBI हरकत में आता है, उसको किसी के साथ मर्ज कराएगा, किसी को करेगा, नुकसान नहीं होने देता। कई सारे बैंकों में समय लग जाता है, लेकिन फिर भी वो पूरा डिपॉजिटर का और शेयर होल्डर का पैसा बचता है। हालांकि शेयर होल्डर का थोड़ा नुकसान हो सकता है, लेकिन डिपॉजिटर को बचाने की पूरी कोशिश की जाती है। डिजिटल पुश है, यूपीआई रिवोल्यूशन है। अब जो हमारा बैंकिंग सेक्टर है इंडिया एज ए होल, इंक्लूडिंग ऑल प्राइवेट, पब्लिक एंड एवरी काइंड ऑफ बैंकिंग, इज टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। हर बैंक में अब बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, ये उसकी स्ट्रेंथ है। यूपीआई का आपने देखा ही होगा कितना भयंकर, सब डिजिटल पेमेंट हो रहा है आजकल, मतलब चवन्नी ठन्नी का पेमेंट भी लोग आजकल डिजिटल करने लगे। तो ये बैंकों की स्ट्रेंथ को शो करता है, बैंकिंग सेक्टर की स्ट्रेंथ को शो करता है। इंप्रूविंग एसेट क्वालिटी, एनपीएस डिक्लाइनिंग। पिछले 10 सालों में भारतीय बैंकों ने इतना काम किया है अपनी एसेट क्वालिटी ठीक करने में, एनपीए ठीक करने में, कि आज आप ये कह सकते हैं कि इस वक्त
भारतीय बैंकों की, चाहे वो जो भी तरह के बैंक हो, खासतौर पर सरकारी बैंकों की स्ट्रॉन्गेस्ट बुक है उनकी, स्ट्रॉन्गेस्ट बैलेंस शीट है, क्योंकि उनका जो एनपीए है, मेरे ख्याल में इंडस्ट्री एनपीए शायद 2% के आसपास है, विच इज वेरी वेरी गुड कि आप 2% एनपीए में चल रहे हैं। तो ये उनकी स्ट्रेंथ है। हाई क्रेडिट डिमांड, इंडिया में क्रेडिट डिमांड बहुत है। जब ये शो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि भविष्य में भी ये शो देखा जाएगा, लेकिन अगर आप आज की तारीख के हिसाब से देखें कि अप्रैल 2026 में हमारी क्रेडिट ग्रोथ क्या है, 16%, विच इज वेरी गुड। बहुत अच्छी क्रेडिट डिमांड है, 16% के आसपास चल रही है, एनपीए गिर रहे हैं। वीकनेस हमारे क्या है, पीएसयू की इनएफिशिएंसीज आज भी है, क्योंकि उनको बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स का पालन करना है, जहां डिफॉल्ट के खतरे होते हैं, जहां एनपीए खतरे होते हैं। और आपने सुना ही होगा कि किसानों के लोन माफ कर दिए गए, इंडस्ट्री के हेयर कट लेते रहते हैं, मतलब लाखों करोड़ के हेयर कट लिए सरकारी बैंकों ने। तो पीएसयू बैंक की खास तौर पे ये एक वीकनेस होती है कि उनको हमेशा ये झेलना पड़ता है। सर प्राइवेट बैंकों में नहीं होता, लेकिन सरकारी बैंकों में ये बहुत झेलना पड़ता है। हाई डिपेंडेंस ऑन इंटरेस्ट इनकम, और ज्यादातर उनको इंटरेस्ट इनकम पे ही फोकस करना, क्योंकि वही उनका कोर बिजनेस है। तो इंटरेस्ट में चूंकि फ्लक्चुएशन होता रहता है, तो उसकी वजह से एक जिसको ना वीकनेस है उनकी, एक कमजोरी है। स्लो डिपॉजिट ग्रोथ वर्सेस क्रेडिट ग्रोथ, किसी भी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम में आप रेयरली देखेंगे कि क्रेडिट ग्रोथ से ज्यादा डिपॉजिट ग्रोथ हो। अब जैसे इस वक्त 16% की क्रेडिट ग्रोथ चल रही है, लेकिन डिपॉजिट ग्रोथ उतनी नहीं है, 10-12% की। अलग अलग बैंकों की एवरेज 10-12% से ऊपर नहीं है, तो ये 4% का गैप क्रिएटेड है। यही गैप लिक्विडिटी को क्रिएट करता है। तो क्या होता है, जब जब क्रेडिट ग्रोथ बहुत तेज है और डिपॉजिट ग्रोथ कम है, तो बैंकों को इंटरेस्ट रेट ऊपर करना पड़ेगा, अट्रैक्टिव डिपॉजिट बनाएंगे ना आप, तभी तो लोग आएंगे आपके पास लोन डिपॉजिट करने के लिए, एफडी कराने के लिए। अभी 10% कोई एफडी में देने लगे तो दर दर लोग पहुंच जाएंगे कि आप एफडी कर देंगे, क्योंकि लोन ग्रोथ बहुत ज्यादा है और बैंकों को पैसा चाहिए लोन बांटने के लिए, क्योंकि इनपुट का रॉ मटेरियल तो वही है। तो उस रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ने लगती है जब क्रेडिट ग्रोथ बहुत तेज होती है, जो कि इस समय एक बैंकों के ऊपर प्रेशर आ गया है कि आपको अगर 16-17% की क्रेडिट ग्रोथ मेंटेन करनी है, तो आपको डिपॉजिट ज्यादा पे लेना पड़ेगा। नाउ वी सी कि अपॉर्चुनिटीज क्या है और थ्रेट्स क्या है। अपॉर्चुनिटीज क्या है, फाइनेंशियल इंक्लूजन, बहुत तेजी से पिछले 8-10 सालों में फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ। गांव गांव में जनधन खाता, मतलब खाता खुले बेइंतहा। अभी शायद ही मेरे ख्याल में, मतलब एब्सोल्यूट टर्म में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन शायद ही कोई ऐसा हो जिसकी बैंकिंग ना हो इन एनी फॉर्म। हर आदमी को के पास बैंकिंग है, वो किसी न किसी रूप में हो सकती, चाहे वो जनधन खाते से हो, मेन खाते से हो। एक तो इंक्लूजन बढ़ा है, और चीजें धीरे धीरे बढ़ रही हैं। डिजिटल बैंकिंग बढ़ रही है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जितना डिजिटल बैंकिंग होगी उतना लीकेज कम होगा, उतना प्रॉब्लम कम होगी, उतनी मिस हैंडलिंग कम होगी। ये भारतीय बैंकों के लिए अपॉर्चुनिटी है। क्रेडिट पेनिट्रेशन स्टिल लो एज ग्लोबल। क्रेडिट पेनिट्रेशन का मतलब क्या है, आज भी हमारा जो जीडीपी टू डेट रेशियो है, नॉट कंट्री, जो डोमेस्टिक डेट बोले या हाउस होल्ड डेट बोले, हाउस होल्ड डेट टू जीडीपी हमारा अभी भी मेरे ख्याल में 60 के नीचे है, काफी नीचे है। जबकि बहुत सारे डेवलप्ड देशों में 80% तक है। तो बहुत बड़ी गुंजाइश है अभी कि हमारा जो डोमेस्टिक या हाउस होल्ड डेट है वो और इंक्रीज कर सकता है। ये एक अपॉर्चुनिटी है कि क्रेडिट पेनिट्रेशन से बिलो वो हो गया। कॉर्पोरेट कैपेक्स साइकिल रिवाइवल, कोविड के बाद से या उससे भी पहले से आप ले लीजिए, सरकार ने इतने प्रयास किए हैं, लेकिन प्राइवेट कैपेक्स नहीं हुआ। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब नई नई फैक्ट्रियां लगे, कॉर्पोरेट लोन लें और ये करें, वो अभी भी रिवाइवल नहीं है। तो वो भी एक अपॉर्चुनिटी है कि जब रिवाइवल होगा तो अपॉर्चुनिटी होगी। थ्रेट क्या है, राइजिंग एनपीए इन डाउनटर्न। जो एनपीएज हैं हमारे, वो धीरे धीरे बढ़ने की तरफ आएंगे, क्योंकि ये एक बहुत ही स्टैब्लिश फैक्ट आपको मैं बता दूं, बैंकिंग सेक्टर 10-10 साल के साइकिल में चलता है। एक 10 साल वो बहुत शानदार प्रदर्शन करता है, क्रेडिट ग्रोथ जबरदस्त, एनपीएस एकदम नीचे, मुनाफा भयंकर, फी इनकम खूब सारी। लेकिन जब यही क्रेडिट ग्रोथ जो 16% पे चल रही है, जब एनपीए होना शुरू होता है, तो वो एक
लंबा पीरियड 5 7 8 साल का जा सकता है जहां पे आपकी ग्रोथ स्लो हो जाए और एनपीए हायर हो जाए। तो ये हमेशा एक थ्रेट रहता है बैंकों के लिए। फिनटेक का डिसरप्शन, जितना ज्यादा फिनटेक होगा, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज होगी, वो बैंकों के ऊपर, चूंकि अभी भी फिनटेक की वजह से कॉस्ट बहुत ज्यादा कम हो रही, तो बैंकों की कॉस्ट एकदम से, मतलब ज्यादातर लोग फिनटेक की तरफ चले गए, तो आपके कॉस्ट का कौन बेयर करेगा? उसकी वजह से भी एक थ्रेट है कि धीरे धीरे, क्या मान लीजिए सारे बैंकों में डिजिटल हो जाए, ब्रांच कोई जाएगा ही नहीं, तो ये जो इतनी 5 5 10 10 हजार ब्रांच खोल के बैठे हैं बैंक, इसकी कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट कौन बेयर करेगा? बैंक को बेयर करनी पड़ेगी। तो वो फिर एक लंबा प्रोसेस चलेगा कि साहब, अभी एक बैंक है जो डीबीएस ने शायद खोला था, टोटली डिजिटल, उनकी कोई ब्रांच नहीं थी, सब मोबाइल पे चलता था। तो धीरे धीरे फिनटेक आ रहे हैं, उससे बैंकों के लिए चुनौती है। ग्लोबल शॉक्स लाइक यूएस बैंकिंग क्राइसिस, जैसे 2008 में एक बड़ी क्राइसिस आई थी, अगर उस टाइप की क्राइसिस कोई आए, करेंसी क्राइसिस आए, अभी देखिए ऑयल मार्केट की क्राइसिस आई थी, इन सब का असर बैंकिंग पड़ता, क्योंकि बैंकिंग इज सिनोनिमस टू योर इकोनॉमी। तो वो एक थ्रेट रहता है। और इंटरेस्ट रेट की वॉलेटिलिटी, जितना इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे होगा, उतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी से बैंक सेक्टर को नुकसान होगा। फाइनली, अभी 3 कोर ड्राइवर्स क्या है बैंकिंग के, जो बैंकिंग को ड्राइव करते हैं? 3 चीजें। ग्रोथ, लोन ग्रोथ, जितना तेजी से क्रेडिट ग्रोथ होगी, लोन ग्रोथ होगी, वो बैंकिंग को ड्राइव करेगा। जैसे इस समय हम देख रहे हैं कि 16% लोन ग्रोथ है, जब मैं बात कर रहा हूं अप्रैल 2026 में। प्रॉफिटेबिलिटी, एनआईएम कितना है, एंड आरओए, रिटर्न ऑन एसेट्स कितना है, रिस्क कितना है, यानी एनपीएस कितना है। यही 3 चीजें आपको किसी भी बैंक में निवेश करने से पहले, बैंकों के रिजल्ट देखते समय, बैंकों को एनालाइज करते समय, यही 3 फैक्टर आपको बहुत अच्छे से आगे पीछे कॉन्टेक्स्ट के साथ समझने हैं कि लोन ग्रोथ गिर रही है तो क्यों गिर रही है, बढ़ रही है तो क्यों बढ़ रही है, एनआईएम बढ़ा तो क्यों बढ़ा, गिरा तो क्यों बढ़ा और कितना बढ़ा है, आरओए कितना है, कितना होना चाहिए, और एनपीए गिर रहे हैं कि बढ़ रहे हैं, आगे पीछे कॉन्टेक्स्ट के साथ, स्टैंड अलोन नहीं। अगर एनपीए बढ़ रहे हैं तो कब से बढ़ रहे हैं, ट्रेंड क्या है और क्यों बढ़ रहे हैं, ये 3 फैक्टर अगर आप समझ गए, जो अब तक की मैं चर्चा करके आया हूं, इसमें अगर आपने ये समझ लिया, तो आप इस सेक्टर को समझ लेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते फटाफट जल्दी से, कि आरओई क्या है। इस पूरी चर्चा का सिंगल इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिटर्न ऑन एसेट्स। अगर बैंकिंग सेक्टर में आप निवेश करना चाहते हैं, बैंकिंग सेक्टर को समझना चाहते हैं, तो गांठ बांध लीजिए कि आरओए के बिना आपका काम नहीं चलना है। आरओए क्या बताता है? हाउ एफिशिएंटली ए बैंक इज यूजिंग इट्स टोटल एसेट्स विच इज लोन, मैंने आपको बताया कि बैंक का एसेट क्या है, लोन, टू जनरेट प्रॉफिट। अपने दिए गए लोन से वो कितना प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, इससे पता चलता है कि बैंक कितना अच्छा काम कर रहा है। अगर एक बैंक ने टोटल एसेट 1000 करोड़ की है, यानी 1000 करोड़ के उसने लोन बांट रखे हैं, 20 करोड़ का उसमें से प्रॉफिट बना रहा है, वो सब खर्चे खुर्चे निकाल के, नेट प्रॉफिट हमने आपको ऊपर समझाया, सारे खर्चे निकाल के, तो उसका आरओए होगा 2% का। मीनिंग क्या है इसका? कि बैंक अर्न्स 2 रुपीज ऑन एवरी 100 रुपीज ऑफ एसेट्स, तो 2% उसका आरओए बनेगा। अनलाइक द अदर सेक्टर्स, आरओए क्यों इंपॉर्टेंट है बैंक के लिए? क्योंकि बैंक यूज ह्यूज लेवरेज, बैंक का मूल काम पैसा देना लेना है, तो उसकी इनपुट बोलो, रॉ मटेरियल बोलो, उसका माल बोलो, उसका प्रोडक्ट बोलो, पैसा है, लोन लोन लोन। तो वो लोन को मैनेज कर रहा है, लोन बांटने को और लोन लेने को। जब आप डिपॉजिट करते हो तो बैंक आपसे लोन ले रहा है, और जब आप लोन लेते हो तो आपको लोन दे रहा है। वर्ड क्या है? लोन। उसको जब आप बैंक को देते हो तो उसको डिपॉजिट बोल देते हैं, और जब आप लेते हो तो उसको लोन बोलते हैं, बट एक्चुअली दोनों लोन है, बैंक भी तो आपसे लोन ले रहा है। तो लोन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट। आरओई, जो जनरली हम अलग अलग कंपनीज देखते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी, कैन लुक हायर इवन द बिजनेस इज रिस्की। बाकी कंपनियों में जो आरओई होती है, वो हमने कितना पैसा डाला और उससे कितना जनरेट किया, वो देखते हैं डिस्पाइट रिस्की बिजनेस के।
बट चूंकि आरओए रियल एफिशिएंसी दिखाता है, उसलिए आरओई बैंक के केस में मोस्ट सिंगल इंपॉर्टेंट फैक्टर है इफ यू वांट टू इन्वेस्ट। गेटिंग माय पॉइंट? अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये एक स्टैंडर्ड माना गया है कि अगर आपका आरओए मोर देन 1.5% है, एक्सीलेंट, यानी 1.5% से ज्यादा अगर आप अपने एसेट्स पे रिटर्न बना रहे हैं तो वो आपका बेस्ट माना जाएगा। 1 से 1.5% है तो गुड माना जाएगा, लेस देन 1% है तो वीक माना जाएगा, और लेस देन 0.5% है तो इट इज हाईली हाईली रिस्की। तो इन्वेस्टमेंट ग्रेड यहां पे क्या है? 1 एंड अबव। अगर आप 1 से 1.5 के बीच में कर रहे हैं तो ठीक कर दिया आपने, 1.5 से ऊपर आरओए बने तो बेस्ट आपका होगा। तो वो आप हमेशा इन्वेस्टमेंट के समय देखिएगा। प्राइवेट बैंक का हायर आरओए होता है हमेशा एफिशिएंसी की वजह से, पीएसयू बैंक का लोअर आरओए होता है इनएफिशिएंसी की वजह से, एनपीए की वजह से। ये बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए, क्योंकि जब आप जाएंगे अभी पढ़ेंगे तो आपको सरकारी बैंकों का आरओए नीचे दिखेगा और प्राइवेट का ऊपर दिखेगा, और काफी बड़ा गैप दिखेगा। इसका ये मतलब नहीं है कि सरकारी बैंक बहुत ही खराब है, प्राइवेट बैंक बहुत अच्छे हैं, क्योंकि हमने आपको उससे पहले भी इनकी प्रोफाइल सिखाई है कि प्राइवेट बैंक की प्रोफाइल क्या होती है, सरकारी बैंक की प्रोफाइल क्या होती है, इसलिए उनके आरओए में डिफरेंस होता है। अब ये रियल लाइफ एग्जांपल है, एकदम अपडेटेड एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, जस्ट फॉर कॉम्प्रहेंशन, नॉट एज ए रिकमेंडेशन। ये डिस्क्लेमर याद रखिएगा इसको पढ़ने से पहले। मैट्रिक्स हमने सिर्फ दो लगाए, एनआईएम और आरओए का, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एसबीआई, 5 ईयर एवरेज। तो जो एनआईएम है वो हाई है एचडीएफसी बैंक का, आईसीआईसी बैंक का, एसबीआई का मॉडरेट है। नंबर्स मैंने इसलिए नहीं डाले क्योंकि वो चेंज होते थे प्रोफाइल, लेकिन मोटे तौर पे आईसीआईसी और एचडीएफसी बैंक का जो एनआईएम है वो बहुत हाई रहता है, 3.5 से 4% तक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन। एसबीआई का एनआईएम 2% के आसपास होगा, और इनका 3.5 से 4%, या कई बार एसबीआई का भी 3% हो सकता है, 3.25% भी हो सकता है, लेकिन वो वेरी करेगा, उतना हाई एनआईएम उनका नहीं होता। आरओए में जब आप आते हैं तो एचडीएफसी बैंक का आरओए कितना है? 1.87, आईसीआईसीआई का 1.98, एसबीआई का 0.9, एंड दिस इज 5 ईयर एवरेज। प्लीज माइंड इट, 5 साल का एवरेज है। तो मैंने आपसे क्या कहा था, सरकारी बैंक का आरओए कम होगा, 1 से कम आरओए है तो क्या ये बेकार बैंक है? नहीं, क्योंकि सरकारी बैंकों की प्रोफाइल ही वैसी है कि उनका आरओए नीचे होगा। सरकारी बैंकों, प्राइवेट बैंकों की प्रोफाइल वैसी है कि उनका आरओए हमेशा 1.5 से ऊपर मिलेगा। अब यहां पे क्या देखना होता है जब आप निवेश करने जाते हैं? आरओए देखने के बाद आप ये देखते हैं कि यह कौन सा बैंक है, पिछले 1 साल, 10, 5 साल, 3 साल में इसने किस तरीके से अपने एसेट मैनेज किए हैं, तब आप आरओए पर डिसीजन लेते हैं, राइट? तो ये प्लीज ध्यान रखिएगा कि सरकारी बैंकों का आरओए और प्राइवेट बैंकों का आरओए अलग होगा, एनआईएम अलग होंगे। एंड दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, ग्लोब, ये जो एचडीएफसी, आईसीआई, कोटक, बैंक, ये जो 4%, 4.5% का एनआईएम क्लेम करते हैं, या एसबीआई वाले 2.5-3% करते होंगे, वो सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि ग्लोबली 2% से ज्यादा एनआईएम विश्व में नहीं चलता। ये केवल भारत में हम देख रहे हैं कि 4% के एनआईएम कमांड कर रहे हैं, विच विल कम स्लोली स्लोली डाउन। तो जब भी 4% आप किसी बैंक का एनआईएम देखें तो आप ये समझ लीजिए कि ये पीक पे चल रहा है। केवल कोटक बैंक है वो 4.25, 4.5 तक रखता है, बट वो पीक है, उससे ज्यादा नहीं बना सकते, और ये ग्लोबली धीरे धीरे नीचे आएगा, हमारे यहाँ भी आएगा। तो आई होप कि आरओए आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। व्हाट ड्राइव्स आरओए? अभी हमने बताया कि आरओए आपको देखना। अब आरओए ड्राइव कैसे हो रहा, मतलब आपको, आपने देखा एसबीआई बैंक का आरओए 0.9% है, तो वो बुरा बैंक नहीं है, बहुत अच्छा बैंक है। कैसे डिसाइड होगा कि आरओए को ड्राइव कौन कर रहा है, रिटर्न ऑन एसेट को ड्राइव कौन कर रहा है? मार्जिन, एनआईएम देखना आपको, हायर मार्जिन, हायर प्रॉफिट, हायर आरओए। एसेट क्वालिटी में मोर बैड लोन्स, लोअर प्रॉफिट, आरओए फॉल्स। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी में देखना है, लोअर कॉस्ट, बेटर आरओए। क्रेडिट ग्रोथ, growth helps but only if quality is good.
लोन तो दना दना बांट रहे हो, किसको बांट रहे हो भाई? आप क्रेडिट वर्दी लोगों को लोन बांट रहे हो या कैसे ही बस चल रहा है जैसे अमेरिका में चला था 2008 में कि सब बांटते रहो बाद में डिफॉल्ट होगा। तो क्रेडिट ग्रोथ अगर अच्छी प्रोफाइल के लोगों को बांट रहे हो तो बढ़िया है। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, एसेट क्वालिटी और मार्जिन, इन चारों से आरओए ड्राइव होता है। तो जब आप 0.9 या 2% का आरओए देखें तो इन चार फैक्टर्स को उससे साथ जोड़ें और उसकी बैकिंग कराएं। आरओए का इंपैक्ट क्या होता है? इफ आरओए इंप्रूविंग, स्टॉक री रेटिंग पॉसिबल। जैसे ही आरओए बढ़ना शुरू होगा स्टॉक की री रेटिंग होनी ही है, और री रेटिंग होगी तो फिर छप्पड़ फाड़ रिटर्न बनेगा। आरओए फॉलिंग अर्ली साइन है कि अब इसकी डी रेटिंग हो जाएगी किसी भी स्टॉक की, जो भी बैंक का होगा। सो आरओए टेल्स यू वेदर द बैंक इज एक्चुअली गुड एट बैंकिंग। तो मैंने आपको हमेशा सिखाया कि बैंकिंग के केस में आपको बुक वैल्यू देखनी है और आरओए देखना है। ज्यादातर इंडस्ट्री के लोग आपको बताएंगे कि बुक वैल्यू नहीं। अगर आरओए आपने देखा और निवेश किया और सही आपने देखा था तो आपके लिए बेस्ट निवेश तय होगा बैंकिंग सेक्टर में। तो आपको हमेशा वो देखना चाहिए। तो ये थी दोस्तों आज की चर्चा। थैंक यू सो मच। आई होप कि इससे आपने काफी कुछ सीखा होगा, और आप लोगों की डिमांड थी कि एक एक सेक्टर में कोशिश करूंगा कि ऐसे ही सरल भाषा में बेसिक फैक्ट के साथ आपको समझाऊं, एग्जाम्पल देके समझाऊं। इससे आप बेटर समझ के निवेश ले कर पाएंगे, अपना डिसीजन ले पाएंगे। अगेन बता दूं कि इसमें कोई भी रिकमेंडेशंस नहीं है। चाहे मैंने 3 बैंकों का नाम लेके उनको कंपेयर किया, लेकिन ये रिकमेंडेशंस नहीं है, ये समझाने के लिए है। ऐसे ही और सेक्टोरल एनालिसिस हम करेंगे तो आप बेटर समझ पाएंगे। बैंकिंग मेरे को इसलिए समझाना था आपको क्योंकि बैंकिंग अगर आपने समझ लिया तो बहुत सारे सेक्टर्स को और इकोनॉमी को भी आप बेटर समझ पाएंगे। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए, और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको और क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, आपको एनालिसिस कैसा लगा। प्लीज हमें जरूर बताइएगा, और चैनल को जरूर 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 सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।